हेलो। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सबने राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एचसीएस की स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करेंगे। ये हमने एक सीरीज सोची है जिसमें आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबसे पहला एचसीएस स्ट्रेटजी का वीडियो रहेगा। नंबर 2, एचसीएस में टाइम मैनेजमेंट और जो हमारे नॉर्मल स्ट्रेस रहते हैं कैसे मैनेज करना है उसको, प्रेशर रहता है उसको कैसे मैनेज करना है, जॉब के साथ कैसे तैयारी करनी है उसको रहेगा। एंड थर्ड विल बी द मैथमेटिक्स के लिए क्या आपकी एचसीएस की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे साथ हैं एचसीएस रैंक 1 इस साल के अनिल कुमार। एंड अभी अनिल को पोस्ट भी एलोकेट हो गई है एसडीएम की, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आई रिक्वेस्टेड हिम कि ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा और एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल सके कि हर चीज को कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये जो पहला वीडियो है इसमें अनिल विल बी डिस्कसिंग अबाउट एचसीएस की स्ट्रेटेजी, तीनों स्टेप्स की, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल, वेरी वेलकम अगेन। थैंक यू और अब मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। आप आराम से जो भी आपका रहा सारा का सारा हाँ कि क्या सोर्सेज थे, किस तरीके से आपने प्रिपेयर करे थे, आप आराम से बता सकते हैं ताकि जितना भी बेनिफिट हो स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ओके। ठीक है। ओके अनिल। हेलो एवरीवन, जैसा कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन तो सर ने दे ही दिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमें बताना है। तो एचसीएस की स्ट्रेटजी के बारे में सबसे तो बुक लिस्ट से शुरू करते हैं हम। तो बुक लिस्ट हिस्ट्री के लिए एंशियंट और मिडिवल के लिए एनसीईआरटी और लूसेंट, ये सोर्सेज मैं बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किए हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी मैंने फॉलो करी। इसके बाद मॉडर्न की जो बात है, तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी आती है, फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी। और दूसरी चीज हो गई, आर्ट आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है नितिन सिंघानिया सर की। तो वो बुक आप सेलेक्टिवली रेफर करें, वो मतलब काफ़ी बल्कि बुक है। तो आप अपने हिसाब से उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब चीज़ को ध्यान में रख के रेफर कर सकते हैं सेलेक्टिवली। आर्ट एंड कल्चर के लिए ये 2 बुक हो गई। तो इसमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोर्सेज कम से कम रखें, मतलब ताकि मल्टीपल रिवीजन आप कर पाएँ। मतलब ज़्यादा सोर्सेज को रेफर करके और उसको आप ठीक से रिवाइज़ नहीं कर पाएँ, तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप सेम सोर्स रख के उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें। और लूसेंट की जो बात है एंशिएंट मिडीवल के लिए, तो एचसीएस में स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस जिस तरीके के आते हैं, तो लूसेंट शायद रेफर करना हेल्पफुल होगा कंपेयर टू यूपीएससी। इसके अलावा आगे ज्योग्राफी के लिए मैं 11th और 12th की एनसीईआरटी है। और यूट्यूब लेक्चर्स हैं राजतनिल मैम के। ये मृणाल सर का जो यूट्यूब चैनल है उस पे ये लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो ये 2 चीज़ आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो वो तो सभी वही बुक पढ़ते हैं। इसके बाद आईआर के लिए आप किसी भी कोचिंग का स्टैंडर्ड मटेरियल आता है कि प्रीवियस जो हिस्ट्री रही है किसी भी, मान लो हम इंडिया यूएस रिलेशंस पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसका पास्ट में जो भी हमारे रिलेशन उनसे रहे, तो उसके रिगार्डिंग आप एक स्टैंडर्ड जो किसी भी कोचिंग की, जैसे विजन की आप ले सकते हैं आईआर की जो आती है, तो वो आपका पास्ट, उसका हिस्ट्री जो रिलेशंस की रही है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आईआर से जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं, तो वो आपका करंट अफेयर्स का जो मैं आगे सोर्स बताऊंगा वो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो जैसे जो मैंने देखा वो मैं बता देता हूँ। इसके बाद इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, इकोनॉमी वाले के लिए अ, मैंने
मुरनाल सर के लेक्चर्स, और इसके अलावा खुद के मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, कोचिंग जो की थी, कोचिंग वाले नोट्स थे मेरे। तो आप जो मैंने रेफर किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा इस तरीके से भी आपको देखना होगा कि मान लो मैं साइंस के लिए बता रहा हूँ कि साइंस में अभी आपको बताऊंगा कि मैं लूसेंट सिर्फ पढ़ा था, तो आप एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हैं आपके पास अगर टाइम है। और दूसरी चीज की जैसे मान लेते हैं कि मेरा पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब काफी स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो फिर मैं इसमें इतना टाइम नहीं दे पाया। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है कि ये मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप अपना दूसरा पार्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो फिर उसमें ज्यादा सोर्सेज रेफर कर सकते हैं। तो जहां तक साइंस की बात है, तो साइंस में लूसेंट मैंने किया था, और इसके अलावा आप 6 से 10th की एनसीईआरटी भी कर सकते हैं। तो साइंस की जहाँ तक बात है, साइंस के लिए मैंने लूसेंट किया था, लूसेंट में जो पार्ट है, और इसके अलावा 6 से 10th की एनसीईआरटी। एचसीएस में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से, तो आप इसको मतलब जो जरूरी है उतना अटेंशन जरूर दें। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, तो इसके लिए मैंने विजन की मंथली मैगजीन जो आती है, वो रेफर की। और इसके अलावा हरियाणा के करंट अफेयर्स वाली जो चीज़ है वो मैंने अमित सर के जो यूट्यूब चैनल है उस पे सर ने कुछ लेक्चर डाले थे, तो वो मैंने देखे थे। इसके बाद हरियाणा स्पेसिफिक जो है, हरियाणा स्पेसिफिक की जो बुक आती है, नो योर स्टेट, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस बुक को रेफर कर पाऊँ, तो मैंने एक मार्केट में उस टाइम 50-60 पेज की एक बुक थी, तो वो रेफर करी थी। लेकिन हरियाणा से इस बार वाला जो एग्जाम हुआ था प्री, उसमें 8-10 क्वेश्चन आए थे, तो वो वेटेज बढ़ भी सकता है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए नो योर स्टेट वाली जो बुक आती है वो रेफर कर सकते हैं हरियाणा स्पेसिफिक वाले पार्ट के लिए। अब हम एग्जाम की जो फर्स्ट स्टेज है, प्रीलिम्स, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स में जैसा कि आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें मेरा मानना है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसके अलावा टेस्ट सीरीज आप अगर लगा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करें। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का एक बड़ा बेनिफिट है, एक तो आपको पैटर्न का आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का ही पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं एग्जाम में। तो एक तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में आपको थोड़ी हेल्प होती है, और दूसरा जो मुझे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट लगता है क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने का, कि आपकी रिकॉलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो मैं पढ़ लेता हूँ कुछ टाइम बाद भूल जाता हूँ, वो मैं उतना अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, तो वो प्रॉब्लम सबके साथ ही होती है। तो आप फिर से मैं एग्जांपल लूँ कि फंडामेंटल राइट्स वाला आप चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट होंगे जो आपसे अनकॉन्शियसली मिस हो जा रहे होंगे, आप रिवाइज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन किया और वो अगर आपका गलत हो जाता है, या सही भी अगर क्वेश्चन हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो मतलब हम ज़्यादा कॉन्शियसली उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो हमें फिर याद रह जाता है। तो रिकॉलेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। पर्सनली मैं जब प्रीलिम्स से 1 महीने पहले प्रैक्टिस करता था, कोशिश करता था कि कम से कम मैं 1 या 2 टेस्ट डेली
देने की कोशिश करता था कि एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरी 100-200 एमसीक्यू डेली होने चाहिए जब एग्जाम इतना पास आ जाता है। और काफ़ी पास होता था तब मैं और ज़्यादा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था काफ़ी बार। और इसके अलावा आप थोड़ा प्लान करके करें कि मल्टीपल रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ ले रहे हैं तो वो आप एक्चुअल एग्जाम के टाइम पे आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ आप रिवाइज कर पा रहे हैं उतनी ही चीज़ पढ़ें। तो काफ़ी लोग मैंने देखा है कि वीडियो से पढ़ लेते हैं कि वीडियो देख रहे हैं और उससे कि हाँ वीडियो देख लिया और मुझे मुझे हो गई ये चीज़ कि मैंने पढ़ लिया है। लेकिन आप उसको वीडियो को जाके रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो या तो आप ऐसे जब वीडियो से भी पढ़ रहे हैं तो या तो कुछ नोट्स बना रहे हो या ऐसी कोई चीज़ बना रहे हो कि मतलब आइडिया ये है कि आप रिवाइज कर पाएँ। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर पाएँ, तो उसके लिए आपके पास कोई तरीका होना चाहिए। वीडियो से भी आप देख रहे हैं तो उसको फिर सेकंड टाइम रिवाइज करें तो 1.5x 2x पे देख के आइडिया कि मतलब आपका रिवाइज मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को रिकॉल एक्चुअल एग्जाम में कर पाएंगे। तो मल्टीपल रिविजन्स और क्वेश्चंस पे फोकस करना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आपको देखना है कि क्वेश्चन किस एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया साइंस से जैसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एचसीएस में, तो उसको आप ध्यान रखें कि उसमें फिर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा कि क्वेश्चन जिस तरीके के आ रहे हैं तो आप स्ट्रेटजी अपनी उसी अकॉर्डिंग बनाएं कि जहां आपको टाइम देने से मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा हो। तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप जरूर करें कि और ये भी पहचानें कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है। मान लेते हैं कि मान ले पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम देते रहें, उसके बजाय है कि आपका साइंस अगर वीक है तो वहाँ ज़्यादा टाइम दें। तो मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया में ही बहुत ज़्यादा टाइम देने का एक टाइम के बाद उतना आउटपुट आपको मिल नहीं पाएगा। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप जरूर करें, प्री के लिए भी कर रहे हैं तब, कि उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। इसके बाद एग्जाम का सेकंड स्टेज मेंस होता है जैसा कि आपको पता है, और वो सब्जेक्टिव होता है, रिटन फॉर्मेट में होता है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। 4 पेपर हैं उसके बारे में अलग अलग से। तो जैसे सबसे पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है। तो जनरल स्टडीज़ की प्रीलिम्स के लिए भी हम पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें तो हमने पढ़ी रखी होती हैं। तो वहाँ पे फिर होता है कि आप उस चीज़ को प्रेजेंट करें। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ तक मेंस की बात है। तो आंसर राइटिंग के लिए एक बुक है जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग। शायद बुक का एक्चुअल पूरा नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग। ये अनुदीप दुरीशेट्टी सर हैं, 2017 के यूपीएससी एग्जाम टॉपर हैं, तो उनकी ये बुक है। तो इसमें इन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल से बता रखा है कि आप आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपना आंसर, किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स के साथ काफ़ी आंसर लिख के उन्होंने बताए हुए हैं। एसे का भी बताया हुआ है कि ऐसे लिख के कि ऐसे को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो एक आप आंसर राइटिंग के लिए वो देख सकते हैं। इसके अलावा टॉपर्स की आंसर कॉपी एक बहुत अच्छा मतलब सोर्स हो सकता है। आप उसको देखें, विजन जो है विजन आईएएस की वेबसाइट पे टॉपर्स की कॉपी काफ़ी अवेलेबल है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि टॉपर्स अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद प्रेजेंटेशन ही डिफर कर रही है, क्योंकि चीज़ें वही पढ़ रहे हैं सभी लोग। तो प्रेजेंटेशन पे और फिर विजिबिलिटी, जैसा कि सब बताते हैं कि आप जब आंसर लिख रहे हैं तो उसमें हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें, बॉक्स बनाएं इस तरीके से, या फिर कोई डायग्राम से अपना आप जो आंसर है उसको प्रेजेंट करें। तो उससे विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। एग्जामिनर को आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ने की जरूरत है, वो जो कीवर्ड्स हैं और वो सब चीज़ें हैं तो वो आप अपने आंसर में दिखाएं ठीक से। तो उसमें टॉपर्स की आंसर कॉपी से आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। और आंसर राइटिंग की इम्पोर्टेंस को ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी आप जान रहे हैं, वो एग्जामिनर के पास सिर्फ कॉपी है आपकी, वो उसी से अंदाजा लगाए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो आंसर राइटिंग मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस वाले पार्ट के लिए। और जैसा कि अभी जो रिजल्ट आया, और ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल वाले जो लोग हैं, तो जो मैथ्स ऑप्शनल है उसमें अगर पेपर कंपेरेटिवली थोड़ा आसान आ जाता है तो आप उतना स्कोर कर लेते हैं जितना कि ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल वाला नहीं कर पाता है। अगर पेपर मैथ्स का आसान आ जाता है तो मैथ्स का पेपर ऐसा भी आ सकता है कि मतलब आप कितनी भी अच्छी तैयारी हो आप उतना अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल वालों के लिए काफ़ी ओवरलैप भी करता है। तो इस चीज़ पे जीएस वाले यहाँ पे अपना जो एज है वो यहाँ बना सकते हैं कि अपनी आंसर राइटिंग की और उस सब पे प्रैक्टिस करके, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ वाले जो ऑप्शन है उसमें भी आंसर राइटिंग वाले ये जो तरीके हैं ये सब उसमें भी एप्लीकेबल होते हैं मुझे लगता है। तो इस सब चीज़ पे आप जीएस वाले पेपर के लिए ध्यान दें।
इसके बाद जीएस के अलावा जैसा कि आपको पता है हिंदी और इंग्लिश के पेपर होते हैं 100 मार्क्स के। तो हिंदी के लिए मैंने जो बुक रेफर की थी वो हरदेव बहारी के नाम से एक बुक आती है, सामान्य हिंदी हरदेव बहारी, तो वो मैंने रेफर की थी। इसके अलावा एक नालंदा पब्लिकेशंस की बुक और है, तो वो भी आप इनमें से कोई एक बुक आप रेफर कर सकते हैं। जो ग्रामर वाला पार्ट है, विलोम शब्द पढ़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और ये सब चीज़ें जो पढ़ते हैं वो सब इन बुक में आपको मिल जाएंगी। तो उसका तो बार बार आपको याद ही करना पड़ता है, बार बार रिवाइज करके, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कोई दूसरे जैसे यूपीपीसीएस का भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने प्रीलिम्स में जो चीज़ बताई वो यहाँ भी एप्लीकेबल है कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो रिकॉलेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा अच्छे से वो रिकॉल कर पाएंगे, जो ये ग्रामर वाला पार्ट हिंदी में भी है। तो और इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी वोकेबलरी वाली दिक्कत होती है कि हिंदी की हमारी वोकेबलरी इतनी ठीक नहीं होती है। तो अमित सर ने मुझे एक सजेस्ट किया था ये प्री और मेंस के बीच में, जो अभी मैं यहाँ तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, कि वहाँ पे हम सी सेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो अभी रिसेंट टाइम में जो सी सेट का पेपर हुआ हो, उसमें जो पैराग्राफ आते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो वो जनरली करंट इश्यूज जो चल रहे हैं उनसे रिलेटेड ही वो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो फिर उनका अनुवाद भी होता है हिंदी में। तो आप जो करंट इश्यूज जो हैं उनसे रिलेटेड अपनी टर्मिनोलॉजी, वो प्रीवियस सी सेट पेपर जो हैं उनसे आप बिल्ड कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है हिंदी वाले पेपर में एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके अलावा एस्से वाले के लिए आगे अलग से बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के एस्से के लिए। इसके बाद इंग्लिश वाले पेपर के लिए जहाँ तक ग्रामर वाला पार्ट है, ग्रामर वाले पार्ट के लिए मैंने जो मेरा थोड़ा बहुत कोई एरिया वीक था उसके लिए मैंने नीतू मैम की बुक आती है तो वो रेफर करी थी। उसके अलावा इंग्लिश के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो पेपर है उसमें पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी वेल डिफाइंड है, मतलब क्वेश्चन नंबर भी वही आते हैं कि पहला क्वेश्चन ये होगा, सेकंड क्वेश्चन ये होगा। तो आप उन्हीं क्वेश्चन की, उस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और उसके अलावा जो बुक हैं उनसे आप देख के उसकी प्रैक्टिस करें। तो इंग्लिश वाले के लिए मैंने ये बुक रेफर करी थी ग्रामर वाले पार्ट के लिए। इसके बाद जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पेपर में आपको पता होगा कि ऐसे वाला एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसे के लिए जैसे मैंने जो ऊपर बुक बताई थी कि जो जीएस के आंसर राइटिंग के लिए, तो उसमें ऐसे का भी काफ़ी अच्छा बताया हुआ है। तो ऐसे में इंट्रोडक्शन के कई तरीके हो सकते हैं कि आप स्टोरी के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोट के थ्रू कर सकते हो, या कोई ऐसा फैक्ट प्रेजेंट कर सकते हो कि जो एग्जामिनर का अटेंशन एकदम कैच करे। तो ये सब तरीके इंट्रोडक्शन के। इसके बाद आपके ऐसे में एक फ्लो जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे बार बार बीच में से टूट रहा है कि आप कुछ बात कर रहे हैं फिर एकदम जैसे बात एकदम चेंज हो गई। तो एक फ्लो जैसा लगना चाहिए, ऐसे में कोहेरेंस होना चाहिए, और जो भी आप बात बोल रहे हैं उसके लिए आपके पास सपोर्टिव फैक्ट्स एग्जांपल्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बिल्ड होंगी। ये बात करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है कि ये होना चाहिए, ये प्रैक्टिस से आता है। तो आप ऐसे की भी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और जो साथ में कोई आपकी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आपके मेंटर कोई हैं उनसे ऐसे पे अपना फीडबैक लेके जो फीडबैक मिल रहा है उस पर काम करें। और इसके अलावा एसए का जो एचसीएस में स्पेशली देखा है कि जो टॉपिक जो आते हैं वो जनरली वो थीम्स हैं वो रिपीट होती हैं। तो जैसे हिंदी वाले में कि हिंदी भाषा के बारे में काफ़ी हर साल ही लग रहा है, हर ऑल्टरनेट ईयर ऐसे आ रहा है। तो वो आप थीम्स आइडेंटिफाई करें, उस पर भी आप फिर अपना मटेरियल पहले से तैयार करके रख सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए हो गया। इसके अलावा लास्ट पेपर ऑप्शनल का होता है, तो मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आप अपनी प्रोफाइल जो रही है, जैसे मान लो पर्सनली मैं अपना बताऊं कि पीछे मैं पहले जॉब किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उससे पहले मैंने जो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, तो उसके बारे में आप अपना प्रोफाइल जो है वो तैयार करें, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा करंट इश्यूज जो चल रहे होते हैं, इसके अलावा हरियाणा रिलेटेड भी आपको थोड़ा तैयार करना होगा कि हरियाणा रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मेरा पिछला जो इंटरव्यू हुआ था HCS 2021 वाला, तो उसमें हरियाणा से मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पे ये आप चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये बोलने की प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू के थ्रू या फिर मिरर एक्सरसाइज, या अपने कोई दोस्त हैं उनके साथ आप वो अपना आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें कि आपको जो पता है वो आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉक इंटरव्यू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। तो
इंटरव्यू के लिए हो गया। और मेरे इंटरव्यू के मैं बताऊं कि इस बार जो मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें मेरे से जो पूछे गए क्वेश्चन, तो मेरे से एसडीजी के बारे में पूछा गया कि एसडीजी कुछ 2-3 एसडीजी बताओ। इसके अलावा कई सारे जो एनवायरनमेंट रिलेटेड कन्वेंशंस हैं, यूएनएफ ट्रिपल सी है, यूएनसीसीडी है, तो इन सब के बारे में पूछा गया। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट पे और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में पूछा गया, क्योंकि उसी टाइम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग इंटरव्यू से कुछ शायद 2-4 दिन पहले ही कोई मीटिंग हुई थी, तो इसलिए उसके बारे में भी पूछा गया। इसके अलावा डिलिमिटेशन के बारे में पूछा गया। अभी जो विमेन रिजर्वेशन जो बिल आया है, तो उसके बाद डिलिमिटेशन काफ़ी न्यूज़ में था, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए मेरे से। इसके अलावा अभी मैं करंटली HCS 2021 वाला जो एग्ज़ाम था उससे मुझे ट्रैफिक मैनेजर वाली पोस्ट मिली थी, तो उसके बारे में मेरे से पूछा गया कि आपने जितने भी दिन काम किया उसमें आपने क्या देखा कि चैलेंजेस क्या हैं और क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो हो गया। इसके बाद सेकंड वीडियो में हम ओवरऑल, जैसा कि सर ने बताया था कि स्ट्रेस रिलेटेड और टाइम मैनेजमेंट और उस सब के बारे में बात करेंगे, तो वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू।